नमस्कार जोहार साथियों। आज है 8 अगस्त 2024, बांग्ला तेली श्रावण, दिन है बृहस्पतिवार। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक झारखंडी खबरी लाल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दामोदर नदी घाट पर बालू उठाव के दौरान बवाल। रामगढ़ में उग्रवादियों का तांडव, 3 टर्बो और 1 जेसीबी को किया आग के हवाले। रामगढ़ जिले सीमावर्ती क्षेत्र से महज कुछ दूरी छापर स्थित दामोदर नदी घाट से अवैध बालू उठाव के दौरान उग्रवादियों ने जमकर तांडव मचाया। हथियार से लैस बालू घाट पहुंचे। उग्रवादियों ने पहले 3 टर्बो गाड़ी और 1 जेसीबी मशीन को आग के हवाले किया और उपस्थित लोगों के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि छापर बालू घाट में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई। यहां हमेशा से ही इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही मामला बीते रात फिर देखने को मिला। हालांकि पूरे मामले पर बुढ़मू पुलिस द्वारा इस तरह की आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिस कारण लगातार घटना घटित हो रही है। सूत्रों के अनुसार छापर बालू घाट में लाखों का खेल होता है, जिसमें उग्रवादी, अपराधी, सफेदपोश सहित दर्जनों अवैध स्टॉकर शामिल रहते हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दिया जाता है। दिन प्रतिदिन छापर घाट से उगाही की राशि में हिस्सा मिले, इसको लेकर घटना को अंजाम दिया जाता है। पूर्व में भी कई ट्रैक्टरों हाईवा को आग के हवाले किया जा चुका है। बेड़ों में नदी का डायवर्सन बहा, स्कूल जाने का रास्ता बंद, स्कूली छात्रों के लिए ट्रेन बना सहारा। मांडर प्रखंड के पंचपदा गांव के समीप बिरगोड़ा नदी में बन रही पुल का डायवर्सन बारिश में बह जाने से सड़क बंद हो गई, जिससे नरकोपी से नवाटांड स्थित संत जॉन स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी बढ़ गई है, जहां वे अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिदिन भीड़ भाड़ ट्रेन में चढ़कर सफर करते हैं। इस तरह का वाकया हर दिन नरकोपी स्टेशन को देखने को मिलती है। इधर बारिश होने पर तीसरे दिन ही दूसरी बार डायवर्सन बह गया। इससे नवाटाड स्कूल जाने का रास्ता बंद हो गया। छात्रों को काफी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में बच्चे ट्रेन से स्कूल जा रहे हैं। छात्र नरकोपी स्टेशन से ट्रेन में चढ़कर टागर बसली स्टेशन में उतरकर नवाटाड स्कूल जाते हैं, जहां ट्रेन में यात्रियों की भीड़ रहने के कारण बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भीड़ भाड़ में ट्रेन से उतरने व चढ़ने में कभी भी बच्चों के साथ घटना घट सकती है। नरकोपी स्टेशन से बेडो, मांडर व चान्हो प्रखंड के कई गांव के स्कूली बच्चे प्रतिदिन सफर करते हैं। इधर क्षेत्र के ग्रामीण व छात्रों के अभिभावकों ने विभाग के जिम्मेवार अनियंताओं से डायवर्सन शीघ्र बनाने की मांग की है। 5,000 रिश्वत लेते प्रधानाध्यापिका गिरफ्तार। एसीबी ने गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय कांडी की प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला को 5,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद प्रधानाध्यापिका को एसीबी के मेदिनी नगर कार्यालय लाया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के बैरिया की रहने वाली है। पलामू एसीबी के अनुसार प्रधानाध्यापिका विद्यानी बाखला ने स्कूल के वोकेशनल टीचर से 20,000 रिश्वत की मांग की थी। वोकेशनल टीचर 2019 से कार्यरत है। वोकेशनल टीचर एनजीओ के माध्यम से सेवारत है। प्रधानाध्यापिका उनसे हर साल 20,000 रिश्वत मांगती थी। उनका मानदेय 20,000 महीने का है। 20,000 नहीं देने पर प्रधानाध्यापिका वोकेशनल टीचर को हटाने की बात कहती थी। मासिक उपस्थिति पर हस्ताक्षर नहीं करती थी, जबकि शिक्षक घूस देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू के मेदिनी नगर कार्यालय में की थी। मामले में एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा सत्यापन किया गया और मामले को सही प्रकार इस संबंध में 6 अगस्त को मामला दर्ज किया गया। 7 अगस्त को एसीबी की एक टीम प्रभावित शिक्षक के साथ कांडी राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय पहुंची और जैसे ही वादी शिक्षक से प्रधानाध्यापिका ने 5,000 रुपये रिश्वत ली, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरिडीह में अनिल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपित गिरफ्तार। पुलिस ने जमीन कारोबारी अनिल यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर
महज कुछ घंटों में प्रमुख आरोपित बैजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। आक्रोशित लोगों ने बुधवार की सुबह जब आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम लगा दिया, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी हो गई। इसकी पुष्टि एसपी ने की है। इसके बाद लोगों ने एसडीडीडीए चेक जाम हटा लिया। जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसआईटी का गठन किया था। टीम ने भी तुरंत छापेमारी शुरू कर दी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने के बाद हत्याकांड के मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हो गया है। साथ ही जिस वाहन से शव को पीर टांड इलाके में फेंका गया था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर हत्या हुई है। आरोपित के साथ अनिल का विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि मंगलवार की शाम पीरटाड़ थाना क्षेत्र में प्लास्टिक के बंद बोरे में शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अनिल यादव के रूप में हुई थी। आरोपित बैजू रविदास सरिया में सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है। चतरा में गांव पहुंचे हिरण पर कुत्तों का हमला। ग्रामीणों ने घायल हिरण को बचाया और वन विभाग को सौंपा। जंगल से भटककर एक हिरण प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोमे गांव पहुंच गया। हिरण के गांव पहुंचते ही कुत्तों ने उसको घेर कर उस पर हमला कर दिया। इसकी भनक लगते ही ग्रामीणों ने कुत्तों के चंगुल से हिरण को बचा लिया। हालांकि हिरण इस दौरान जख्मी हो गया था। बताया जा रहा है कि जिले के प्रतापपुर स्थित गोमे गांव में एक हिरण जंगल से भटक कर पहुंच गया, जिस पर कुत्तों की नजर पड़ते ही उसकी घेराबंदी कर उस पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमला करने की आवाज और उनका झुंड देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों के बीच बेदम एक हिरण को जमीन पर पड़ा देख उसे बचाने के लिए वन समिति के अध्यक्ष मंजीत कुमार, रवि कुमार, राकेश कुमार, देव कुमार, मिथिलेश पासवान, सुनील भारती, सुनील यादव एवं अशोक यादव सहित कई अन्य लोगों ने लाठी डंडे लेकर हिरण को बचाने के लिए कुत्तों को वहां से भग गया। इससे किसी तरह हिरण की जान तो बच गई, परंतु वह जख्मी हो गया। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी बीएन दास अपने कुछ साथियों के साथ गांव पहुंचकर हिरण को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग ही अब हिरण का इलाज कराएगा। ग्रामीणों ने हिरण पर कुत्तों के हमला किए जाने का दूसरा मामला बताया है। इससे पहले भी एक हिरण पर कुत्तों ने हमला बोला था, तब भी ग्रामीणों ने हिरण को बचाया था। इसके बाद वन विभाग को हिरण सौंप दिया गया था। वन विभाग ने उस हिरण को इलाज के बाद जंगल छोड़ने की बात कही है। बोकारो में भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। डीसी ऑफिस के समक्ष सरकार विरोधी नारे लगाए। कहा, किए गए वादों पर खड़ा नहीं उतरी सरकार। बोकारो भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने उपायुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन की। हाथ में सरकार विरोधी नारों के साथ तख्ती लिए महिलाएं डीसी ऑफिस के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश कर डीसी के पोर्टिको के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, बोकारो विधायक बिरंची नारायण समेत जिले के तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद महिलाओं और युवाओं को किए गए वादों पर तो खड़ा नहीं उतरी, उसके उलट महिलाओं पर अत्याचार हुआ। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले इस राज्य में अभी तक दर्ज किए गए हैं। इसमें बलात्कार, हत्या सहित अन्य मामले शामिल हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह सरकार को चेतावनी देने के लिए महिलाओं ने यह प्रदर्शन किया है। आने वाले चुनाव में महिलाएं एक साथ इस सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होंगी और इस सरकार को गद्दी से उतरने का काम करेंगी। चोरी की बाइक से शराब तस्करी। बिहार में दारू सप्लाई के लिए बाइक की चोरी, 3 अपराधी शिकंजे में। गढ़वा सदर थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पलामू जिले के हरिहरपुर थाना क्षेत्र एवं बिहार के औरंगाबाद जिले में छापेमारी कर 3 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार की है। तीनों के पास से चोरी के 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद की है। सदर थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटना में इजाफा हुआ था, जिसके बाद एसपी सर के निर्देश पर एक टीम गठित कर
इस मोटरसाइकिल चोरी कांड का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि कचहरी के पास गिरोह के एक सदस्य को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए एक लड़का को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद लड़का ने स्वीकार किया कि वह मोटरसाइकिल चोरी किया है। उसके साथ अन्य सदस्य भी आए हुए हैं, जिसके बाद उसके निशानदेही पर बिहार और पलामू में छापेमारी किया गया, जिसमें 2 अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि बिहार में अवैध शराब की सप्लाई करने के लिए इन मोटरसाइकिल की चोरी हुआ करता है। रांची एसएसपी ने बुढ़मू थाना प्रभारी व सब इंस्पेक्टर को किया निलंबित। इस मामले में हुई कार्रवाई। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बालू घाट पर करीब आधा दर्जन टर्बो, ट्रैक्टर और जेसीबी में आगजनी के मामले में रांची एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार और सब इंस्पेक्टर संतोष को सस्पेंड कर दिया है। मामले में रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू उठाव और साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण न रखने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं रांची एसएसपी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। किन लोगों के द्वारा बालू उठाव किया जा रहा था और किस आपराधिक गिरोह के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इस मामले में जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट पर मंगलवार देर रात बालू के अवैध निकासी और उठाव को लेकर तस्करों के 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई। इसके बाद उपद्रवियों ने वहां मौजूद जेसीबी समेत 5 वाहनों में आग लगा दी। आज इसी को लेकर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए मामले में बुढ़मू थाना प्रभारी रामजी कुमार एवं सब इंस्पेक्टर संतोष को निलंबित कर दिया है। बोकारो में करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, घटना से सनसनी। यह बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां माराफारी थाना क्षेत्र में विद्युत तार के संपर्क में आने से एक ही घर के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना से इलाके में सनसनी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप 1 में बाथरूम में टुल्लू पंप से पानी निकालकर घर वाले काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट लग जाने से मां, बेटी और भांजे की मौत हो गई। घटना के बाद तीनों को बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। सभी लोग एक ही घर में रह रहे थे। स्थानीय युवक को जब चिल्लाने की आवाज आई, तब वो अंदर जाकर देखा तो तीनों करंट की चपेट में आ गए थे। किसी तरह से लाइन को काटकर सभी को छुड़ाया गया। वहीं घटना के बाद परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण भी मौके पर पहुंचे और इस घटना को दुखद बताया। विधायक ने कहा कि एक ही परिवार के 3 लोगों का उजड़ जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की अपील की है। मृतक महिला का नाम सुलेखा देवी है, जबकि बेटी करिश्मा 16 साल की थी और भांजा सौरभ कुमार 22 साल का था। जानकारी के मुताबिक पहले महिला बिजली करंट की चपेट में आई तो उसे बेटी बचाने गई। जब बेटी विद्युत तार के संपर्क में आ गई तो भांजे ने दोनों को बचाने गए और वो भी इसकी चपेट में आ गया। कार्यालय में कर्मचारी ने लगाई फांसी, मौके से सुसाइड नोट बरामद। जमशेदपुर के टाटा स्टील यूआईएसएल में कार्यरत ओम प्रकाश ने बुधवार को अपने कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे 54 वर्ष के थे। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अत्यधिक काम का प्रेशर को कारण बताया है। गोलमुरी स्थित पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कार्यालय में ही उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पूर्व कार्यालय में मौजूद बाकी कर्मचारियों को उन्होंने किसी बहाने बाहर भेज दिया था। सूचना पाकर टाटा स्टील यूआईएसएल यूनियन के अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। वे गोलमुरी के गद्दा भाषा में निवास करते थे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। फिलहाल पुलिस आगे मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है। सीएम हेमंत सोरेन का प्रयास लाया रंग। मानव तस्करी के शिकार 10 साल से लापता बच्चे को दिल्ली में कराया गया मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित
एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र, नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 10 वर्ष से लापता बालक को रेस्क्यू किया गया। मानव तस्करी के शिकार 10 साल से लापता बच्चे को झारखंड भवन, नई दिल्ली ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नई दिल्ली एवं हरियाणा में एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रेस्क्यू किया गया। ज्ञात हो कि बालक 10 साल पहले जब मानव तस्करों द्वारा दिल्ली लाया गया था, तब उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी। 10 वर्षों से परिवार से बालक का कोई भी संपर्क नहीं था। पिता द्वारा विगत कई सालों से खोजबीन करने पर भी बालक की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस संदर्भ में झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाने में सनहा दर्ज था। कई सालों से झारखंड पुलिस द्वारा भी बालक की खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद झारखंड भवन, नई दिल्ली को इस संदर्भ में 5 दिन पूर्व सूचना प्रदान की गई। झारखंड भवन, नई दिल्ली की नोडल ऑफिसर नचिकेता द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए एक टीम का गठन किया गया। बालक के पिता द्वारा एक प्लेसमेंट एजेंसी वाले का मोबाइल नंबर दिया गया था। उस मोबाइल की जानकारी निकालने पर पता चला कि वह नंबर एक ट्रैवलिंग एजेंसी वाले का है। झारखंड भवन द्वारा एक गुप्त मिशन चलाते हुए झारखंड भवन के कर्मचारी राहुल सिंह एवं निर्मला खलखो एवं मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा यात्री बनकर उक्त ट्रैवल एजेंसी वाले से फोन पर संपर्क स्थापित कर उसके कार्यालय जाकर उसको धर दबोचा गया। एजेंसी के मालिक ने बताया कि उसके द्वारा ही उस बच्चे को काम पर लगवाया गया था। बच्चे को जिस घर में काम पर लगवाया गया था, उस घर के मालिक के मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हुए उसके ऑफिस पर जब रेस्क्यू टीम गई तो पता चला कि मालिक द्वारा ऑफिस 2 से 3 साल पहले दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया गया है। झारखंड भवन, नई दिल्ली द्वारा उक्त मालिक के पानीपत, हरियाणा एवं नई दिल्ली वाले आवास पर स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय एनजीओ के सहयोग से संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। वहां बच्चा नहीं मिला, लेकिन दिल्ली वाले आवास पर झारखंड का एक दूसरा 17 वर्षीय बालक मिला, जिससे घर एवं ऑफिस का काम करवाया जा रहा था। झारखंड भवन द्वारा उस बच्चे को रेस्क्यू करते हुए बच्चे की काउंसलिंग की गई और संबंधित स्थानीय पुलिस को सुपुर्द करते हुए आगे की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया एवं उस परिवार को 10 वर्षों से गुमशुदा बच्चे को सुपुर्द करने की सख्त हिदायत दी गई। 10 वर्षों से लापता हुए बालक को अगले दिन सकुशल उसके परिवार के पास झारखंड भेज दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नई दिल्ली की स्थानीय एनजीओ मिशन मुक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह एवं रेस्क्यू फाउंडेशन से अक्षय ने अहम भूमिका निभाई। ज्ञात हो कि एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली झारखंड भवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह सारी कार्यवाही झारखंड भवन के स्थानिक आयुक्त के निर्देश पर किया गया। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग मानव तस्करी के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। उसी का परिणाम है कि झारखंड के मानव तस्करी के शिकार सैकड़ों बच्चों को अब तक उनके घरों में पुनर्वासित किया गया है एवं उन्हें झारखंड सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। श्रावणी मेला 2024। देवघर में अब तक करीब 27.50 लाख श्रद्धालुओं ने किया बाबा का जलार्पण। 22 जुलाई से शुरू हुए राजकीय श्रावणी मेला 2024 में 6 अगस्त तक 27,49,495 कांवरियों ने देवघर बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। इनमें से गर्भगृह वाले अर्घा से 17,45,396, जबकि बाहरी अर्घा के माध्यम से 9,36,755 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलार्पण किया। वहीं शीघ्र दर्शन से 67,344 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलार्पण किया है। खासकर 2 से 3 लाख बाल कांवरियों ने भी बाबा का जालाभिषेक किया। इस बात की जानकारी देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान मंदिर को विभिन्न स्रोतों से बेतहासा 2,88,26,055 रुपए की आमदनी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या के साथ साथ मंदिर के आय में भी बढ़ोतरी हुई है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य प्रवेश शुल्क और अन्य राज्य पथ कर के माध्यम से 98,36,425 रुपए
वहीं नगर निगम द्वारा 35,13,300 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस दौरान 98,495 श्रद्धालुओं को चिकित्सा लाभ और 44,324 बच्चों को पोलियो दिया गया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि तीसरी सोमवारी के अवसर पर उमड़ी अपार भीड़ को देखते हुए आने वाली चौथी और पांचवीं सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ नियंत्रण के लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं श्रद्धालुओं को देवघर से बासुकीनाथ आने जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए अब जिला प्रशासन द्वारा 10 से 12 बस का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। बस स्टैंड से बासुकीनाथ आने जाने के लिए उचित किराया लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सदर एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस सभी की सुरक्षा में तत्पर है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाई हुई है। चोर और पॉकेटमारों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। आगामी आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा और अत्यधिक चौकस बरती जा रही है। पाखुड़ में सर्वर डाउन की समस्या बरकरार, दर्जनों महिलाएं पहुंची समाहरणालय। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सर्वर डाउन से काफी फजीहत हो रही है। शहरकोल पंचायत के मुखिया विकास गोंड के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं समाहरणालय पहुंची। अपर समाहर्ता के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास गोंड ने बताया कि पिछले 2 दिनों से सैकड़ों महिलाएं मैयाम योजना का लाभ लेने के घरेलू काम छोड़कर आ रही हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण महिलाएं घूमकर वापस जा रही हैं। वर्तमान में धन रोपनी चल रहा है, जिस कारण धन रोपनी पर असर हो रहा है। गोंड ने बताया कि जब महिलाएं परेशान हो गईं, तभी हम लोग शिकायत को लेकर डीसी साहब से मिलने पहुंचे हैं। उनके अनुपस्थिति में अपर समाहर्ता से मुलाकात कर व्यथा को बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा ऑफलाइन लेने की बात बताया गया है, लेकिन आखिर फॉर्म किनके पास जमा करना है, कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। सुबह से शाम तक महिलाएं परेशान हो रही हैं। इधर पंचायत समिति की सदस्य ने बताई कि मुख्यमंत्री मैयाम सम्मान योजना का नाम तो अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे लेकर माताएं महिलाएं सुबह से फॉर्म भरने के लिए आ रहीं, लेकिन उन्हें अपमान महसूस हो रहा है। यह सम्मान है या अपमान? बताई कि डीसी साहब इसका निदान करें ताकि महिलाएं परेशान न हों। रांची में 75वां वन महोत्सव का आयोजन। वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की जरूरत। देश भर में बुधवार को 75वां वन महोत्सव मनाया गया। झारखंड में भी वन महोत्सव मनाया गया। रांची के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम के साथ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह एवं विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के माध्यम से मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की हम पूरी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अपना योगदान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि वन महोत्सव से ज्यादा मुझे लगता है कि यह मानव महोत्सव होना चाहिए था, क्योंकि जो वनों को संरक्षित करने का, जीव जंतुओं को संरक्षित करने का, प्रकृति को संतुलित बनाए रखने का मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के साथ मानव का जुड़ाव कहा जाए कि ये पर्यावरण और जीवन एक दूसरे का पूरक रहे हैं। गोड्डा एसपी ऑफिस में पोस्टेड महिला पुलिसकर्मी की मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। गोड्डा जिले में एक महिला पुलिसकर्मी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि मामला संदेहास्पद बताया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी का नाम मीना मरांडी है। वो एसपी ऑफिस में पोस्टेड थी। महिला पुलिसकर्मी की लाश संदेहास्पद परिस्थिति में मिली है। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। गोड्डा के एसपी कार्यालय में पदस्थापित झारखंड पुलिस की महिला पुलिसकर्मी मीना मरांडी की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली है। उसकी लाश उसके घर के पास ही मिली है। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने घर गई थी। उसके बाद घर से किसी काम से निकली। काफी देर तक जब नहीं लौटी तो तलाश करने के दौरान मीना मरांडी की सिकटिया स्थित आवास के समीप लाश मिली। मिली जानकारी के मुताबिक मीना मरांडी की उम्र 40 साल थी। उसके 2 पुत्री और 1 पुत्र हैं। वो अपने पति के साथ सिकटिया में ही रह रही थीं। मीना मरांडी के पति ने कहा कि उनकी पत्नी ड्यूटी से वापस आई और फिर घर से निकली, लेकिन जब वापस लोगों ने उसे तलाशना शुरू किया
तो उसके शव को बच्चों ने देखा। इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई। उसके बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घोड्डा में नशा, तस्करों पर शिकंजा। ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, एक अपराधी भागने में सफल। प्रतिबंधित नशा के सेवन एवं खरीद बिक्री के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है एवं पूर्व में भी कई लोगों को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ सेवन एवं खरीद बिक्री के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन शॉर्टकट में पैसे कमाने एवं नशा के आदि युवा पीढ़ी जो सुधारने का नाम नहीं ले रहा है और अपने साथ अपने पूरे परिवार को भी परेशानी में डाल रहे हैं। बीती रात भी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा नशेड़ियों के खिलाफ कार्यवाही किया गया, जिसमें ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। वही एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मामला गोड्डा सदर का है, जहां कल रात्रि 9 बजे पुलिस गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिला कि राजा भिट्टा का एक व्यक्ति अन्य 2-3 लड़कों के साथ अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करता है और उन लोगों को शालीमार होटल के सामने मकान में जाते हुए देखा गया है। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में घोड्डा नगर थाना प्रभारी दिनेश महली के द्वारा टीम गठित कर शालीमार होटल के सामने बंगाल ज्वेलर्स के ऊपर के मकान में विधिवत छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने ब्राउन शुगर एवं डिजिटल तराजू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वही अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के पास से कल 8.14 ग्राम ब्राउन शुगर एवं एक डिजिटल तराजू भी बरामद किया गया है। वही इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घोड्डा नगर थाना में सुसंगत धाराओं के साथ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गढ़वा में अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़वा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना मझियांव थाना क्षेत्र की है। यहां नाबालिग को अपहरण कर अपराधी ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने चंद्रपुरा गांव निवासी सैफ अली खान को मझियांव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दलित नाबालिग लड़की थाना क्षेत्र के ही रहने वाली है। लड़की के पिता किसी दूसरे राज्य में मजदूरी करता है और लड़की काफी समय से अपने मौसी के घर पर रह रही थी। इसी दौरान सैफ अली खान ने उसका अपहरण कर बलात्कार किया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बात बताई। इसके बाद पीड़िता द्वारा प्राथमिकी दर्ज हेतु थाना में आवेदन दिया गया। आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन जांच प्रक्रिया में जुट गई और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी आकाश कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। ललपनिया के लुगु पहाड़ी में सर्च ऑन ऑपरेशन, नक्सलियों के बंकर से कई सामान बरामद। बोकारो जिला पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बेरमो अनुमंडल के ललपनिया के लुगु पहाड़ी में नक्सलियों के होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बुधवार को उस इलाके में छापेमारी की। छापेमारी में बंकर से नक्सलियों द्वारा रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्री, नक्सली पत्रिका, नक्सल पोस्टर, खाद्य सामग्री, नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्दी एवं अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत ललपनिया जगेश्वर विहार थाना में अवस्थित लुगु पहाड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक, 25 लाख इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल उर्फ बिरसैन के अलावा कई अन्य नक्सली रुके हुए हैं। इस सूचना के आधार पर कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, जैप और जिला बल के संयुक्त टीम द्वारा इस इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही चर्चा। झारखंड कांग्रेस के 20 सीनियर लीडर मौजूद। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा और मजबूती के साथ चुनाव में उतरने की रणनीति
तैयार की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर लीडर वेणुगोपाल राव, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद हैं। दिल्ली में चल रही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कई कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान समेत झारखंड कांग्रेस के 20 नेता मौजूद हैं। इस बैठक के साथ ही चुनावी तैयारियों का आगाज होगा। पार्टी के अंदर उम्मीदवारों की पहचान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस साल नवंबर-दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को 16 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं 81 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जामुमो ने 30 और भाजपा ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर। नर्सिंग कॉलेज के नियमावली में संशोधन, मुख्यमंत्री मनिया योजना के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 73 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बाल आरक्षियों को अन्य पदों पर नियुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। झारखंड कार्यपालिका 2000 में संशोधन पर सहमति। सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले की निगरानी कैबिनेट करेगा। मानकीय मुंडा प्रधान राशि में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी गई। सीएम अस्पताल कायाकल्प योजना से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति पर सहमति बनी। झारखंड अंतर्गत सभी नर्सिंग कॉलेज के नियमावली में संशोधन, न्यूनतम 40% अंक के आधार पर चयन होगा। इन प्रस्तावों के अलावा कोडरमा और चाईबासा में 100 एमबीबीएस सीट की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मुहर लगी। प्रधान वनारक्षी के 1300 से अधिक पदों को मिली स्वीकृति। दुमका जिला अंतर्गत मसलिया में भूमिगत पाइपलाइन में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैंकों में खाता खोलने और पैसा रखने संबंध में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। दक्षिण पूर्व रेल लाइन के बीच पड़ने वाले क्रॉसिंगों पर आरओबी बनाने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर सहमति बनी। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही एयर एम्बुलेंस के किराए में 50% की कटौती की गई। बिरसा कृषि फसल बीमा की शुरुआत 2024-25 से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति। आर्ण माफी 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी। फसल सुरक्षा योजना के तहत 30 करोड़ की स्वीकृति दी गई। झारखंड मियां योजना की स्वीकृति, अब ऑफलाइन आवेदन लिया जाएगा। जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही सरकार। सुदेश महतो, सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। राज्य में हेमंत सोरेन तो स्थापित हैं, लेकिन युवा विस्थापित हो गए हैं। इनकी गलत नीतियों के चलते युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे या 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने को विवश है। सरकार को नए पदों और अवसरों का सृजन करना चाहिए था, परंतु ये खाली पड़े पदों को भरने में भी विफल रही है, जिसका खामियाजा यहां के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। उक्त बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने डुमरी के केवी हाई स्कूल में आयोजित मिलन समारोह में कहीं। मौके पर संसद सेवी दुर्योधन महतो समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि राज्य और राज्यवासियों के हित से जुड़ी नीति बनाने के सरकार के सभी वादे धरे के धरे रह गए हैं। हम सभी को मिलकर सरकार को सत्ता से विस्थापित करने का काम करना होगा। सरकार के पास लगभग 30 लाख लोगों ने अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन दिए, लेकिन पहली किस्त 2 लाख लोगों से भी कम को मिला। यह इनकी गरीबों के प्रति सोच को दर्शाता है। समारोह में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो, उमाकांत रजक, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, यशोदा देवी, संतोष महतो, नवीन महतो, गुड्ड यादव, सचिन महतो, बिगड़ महतो, फकरुद्दीन अंसारी, रिंकी देवी समेत अन्य उपस्थित थे। सरकार ने 3,909 कंपनियों को भेजा नोटिस, स्थानीय को नौकरी नहीं देने पर हुआ एक्शन। निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी नहीं देने के मामले में झारखंड सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में निजी क्षेत्र के 3,909 कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा है। साथ ही 20,65,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला है।
वर्तमान में राज्य भर में 7,033 नियोजक निबंधित हैं। इन्होंने अब तक 11,106 स्थानीय को ही नौकरी दी है। बताते चलें कि झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 संपूर्ण राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। क्या कहता है नियम? जिस भी निजी कंपनी, दुकान और अन्य प्रतिष्ठान में जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनको इस कानून के दायरे में रखा गया है। कंपनियों में स्थानीय लोगों की बहाली सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर कंपनियों को अपने कर्मियों का पूरा ब्यौरा देना है। कर्मियों को स्थानीय प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। श्रम विभाग की ओर से सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को बहाल करने संबंधी लाए गए कानून के प्रावधानों लागू कराने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों प्रतिष्ठानों में 40,000 तक के वेतन पर काम कर रहे कर्मियों में 75% स्थानीय होंगे। पवनपुत्र स्टील प्लांट की घटना जघन्य अपराध। दीपक प्रकाश। हजारीबाग के बरही स्थित पवनपुत्र स्टील प्लांट में बॉयलर फटने से 6 मजदूरों की मृत्यु और दर्जनों लोगों की घायल होने की घटना पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दुख व्यक्त किया है। कहा कि यह घटना कोई हादसा नहीं, बल्कि फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री इंस्पेक्टर की सुरक्षा मानकों के साथ बरती गई लापरवाही का नतीजा है। यह एक जघन्य अपराध है। श्री प्रकाश ने मुख्यमंत्री को इस मामले में एक पत्र लिखकर इस हादसे के दोषी कंपनी के मालिक भूपेंद्र अग्रवाल और स्नेह जैन पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करने और सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वाले फैक्ट्री इंस्पेक्टर राहुल कुमार को तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के बेहतर इलाज कराने और मुआवजा राशि भी देने की मांग की है। 12 अगस्त को डीजीपी करेंगे समीक्षा। डीजीपी अनुराग गुप्ता 13 अगस्त को नक्सली संगठन के खिलाफ की कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर डीजीपी ने आईजी स्पेशल ब्रांच को निर्देश दिया है कि 12 अगस्त तक प्राप्त सूचनाएं और सभी सक्रिय नक्सली संगठन, नक्सल से जुड़े अपराधी और स्प्लिंटर ग्रुप की संपूर्ण विवरणी तैयार कर रिपोर्ट दें। भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही बंधु। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल में दिए गए फैसले के अनुरूप यदि आदिवासियों का उपजनजातियों में वर्गीकरण करने के साथ राज्यों द्वारा क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाता है, तो इससे न केवल आदिवासियों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, बल्कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। श्री तिर्की ने इस मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि यह देश के 13 करोड़ आदिवासियों से जुड़ा मामला है जो इससे प्रभावित होंगे। श्री तिर्की ने कहा कि हालांकि यह न्यायालय का मामला है, लेकिन फिर भी इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत राजनीतिक हित को गलत तरीके से साधने में ही मदद मिलेगी, जहां वह आदिवासियों को सामाजिक स्तर पर तोड़ना चाहती है। साथ ही आदिवासियों के बीच दीवार खड़ी कर हिंदुत्व की धार को मजबूत करना चाहती है। श्री तिर्की ने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आदिवासियों की जमीनी स्थिति के साथ ही उनकी संस्कृति और आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में जानबूझकर आदिवासियों का पक्ष मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया, जिस कारण ऐसा निर्णय सामने आया है। श्री तिर्की ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए तो इससे जनजातीय समुदाय हाशिए पर चला जाएगा। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला। 37 प्रस्तावों को मंजूरी। किसानों का 2 लाख रुपए तक ऋण माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत किसानों का वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी योजना की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। वहीं पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बिहार राज्य परिवहन निगम के
619 कर्मियों को समायोजित करने, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए दिशा निर्देश, मुख्यमंत्री मैया योजना, अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकृत करने समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अब तक 4.73 लाख किसानों ने उठाया है लाभ। झारखंड कृषि आरण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 19,035 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। सरकार ने 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। इस संबंध में 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक के निर्णय के आलोक में कैबिनेट ने आरण माफी योजना में संशोधन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख रुपए तक ऋण माफ किए जाएंगे। इसका कट ऑफ डेट 31 मार्च 2030 रखा गया है। इस पर लगभग 750 करोड़ व्यय होने की संभावना है। मानकी और परगनैत को 6,000 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट ने झारखंड के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि बढ़ाने की मंजूरी दी। राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, पराणिक, जोगमांझी, कुद्दाम नायकी, नायकी, गोड्ढैत, मूल रैयत, ग्रामीण द्यूरी या पुजारी, पहड़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल और तावेदन को देय सम्मान राशि में 2 गुनी बढ़ोत्तरी का फैसला किया है। मानकी और परगनैत को 6,000 रुपये और मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.89 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान लगाया गया है। कैबिनेट के अन्य फैसले की बात करें तो झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन, डीएसपी एक्ट को छोड़ सभी मामलों को मंत्रिमंडल विभाग देखेगा। मानसून सत्र को घटनोत्तर स्वीकृति, विधायक इंद्रजीत महतो के इलाज पर हो रहे खर्च को घटनोत्तर मंजूरी, मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा निर्देश को मिली मंजूरी। एमजीएम अस्पताल में 2 संविदा कर्मी को नियमित किया गया। नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी। कोडरमा चाईबासा में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन को मंजूरी। झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली में संशोधन, जिला योजना अनावध नियमावली में संशोधन, वनारक्षी संवर्ग के 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर नए पद सृजन को मंजूरी। अवर वन क्षेत्र कर्मी नियमावली को मंजूरी। देवघर के पलोजोरी में 31 एकड़ जमीन 16 करोड़ की राशि में ईसीएल को दी गई। दुमका के मसलियां एवं रानीश्वर में लिफ्ट सिंचाई योजना में संशोधन। बैंकों में सरकारी राशि रखने, खाता खोलने के लिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा उद्धव सिंचाई योजना को मंजूरी। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए 7 करोड़ डीएच की राशि की घटनोत्तर मंजूरी। एयर एम्बुलेंस की वर्तमान दरों में संशोधन, कम की गई राशि सरकार द्वारा संचालित है योजना। मुख्यमंत्री सचिवालय में विधिक कोषांग के गठन को मंजूरी। बिरसा फसल बीमा योजना होगी शुरू। कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ की मंजूरी। बढ़ता जा रहा चांडिल डैम का जलस्तर, आधा मीटर खोला गया एक और गेट। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मंगलवार की शाम से हो रही बारिश के बाद स्वर्णरेखा परियोजना के चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में चांडिल डैम का जलस्तर 15 सेंटीमीटर बढ़ गया है। बुधवार की सुबह डैम का जलस्तर 181.70 मीटर तक पहुंच गया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए चांडिल डैम का एक और रेडियल गेट आधा मीटर खोल दिया गया। वर्तमान में डैम के 5 रेडियल गेट को खोले गए हैं। इनमें रेडियल गेट संख्या 6 को 35 सेंटीमीटर, गेट संख्या 7, 8 और 9 को 10-10 सेंटीमीटर और गेट संख्या 12 को आधा मीटर तक खोला गया है। 4 अगस्त को चांडिल डैम का जलस्तर 181.25 मीटर पहुंचने के बाद 4 रेडियल गेटों को खोल दिया गया था। रेडियल गेट संख्या 6, 7, 8 और 9 को रविवार की सुबह 8 बजे 10-10 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया था। बाद में गेट संख्या 6 को 25 सेंटीमीटर बढ़ाकर 35 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया। इसके बावजूद धीमी गति से डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। चांडिल डैम का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विस्थापितों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। डैम का पानी धीरे धीरे गांव के समीप पहुंचने लगा है। ऐसे में गांव के जलमग्न होने की आशंका से
विस्थापितों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। चांडिल डैम का जलस्तर 182 मीटर से अधिक होते ही डूब क्षेत्र के गांवों में डैम का पानी घुसने लगता है। मुआवजा और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा से वंचित विस्थापित अब तक मजबूरन डूब क्षेत्र के गांवों में अपने घर पर रहने को विवश हैं। विस्थापितों का कहना है कि जब तक मुआवजा और संपूर्ण पुनर्वास की सुविधा सभी विस्थापितों को नहीं मिल जाती है, तब तक डैम का जल स्तर 177 मीटर तक रखा जाए। टीवीएनएल का जेबीवीएनएल पर 6,000 करोड़ बकाया, भुगतान समय पर नहीं होने से बड़ा कर्ज। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड हर महीने जेबीवीएनएल को लगभग 80 करोड़ का बिजली देता है। पिछले कुछ समय से जेबीवीएनएल की ओर से टीवीएनएल को हर महीने 20 से 25,000 भुगतान किया जा रहा है, जिससे टीवीएनएल का बकाया राशि बढ़ गया है। टीवीएनएल सूत्रों की माने तो यह बकाया वर्तमान में 6,000 करोड़ है। जेबीवीएनएल या राज्य सरकार की ओर से अगर यह राशि दे दी जाती तो टीवीएनएल का आर्थिक संकट दूर हो सकता है। बता दें, टीवीएनएल के 2 यूनिट से लगभग 420 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। प्रत्येक यूनिट से 210 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। वहीं टीवीएनएल राज्य का एकमात्र विद्युत उत्पादन संयंत्र है। ऐसे में बकाया भुगतान होने से टीवीएनएल कोयला खरीदने की समस्या समेत अन्य समस्याओं से उभर सकता है। पिछले दिनों टीवीएनएल मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से इस मामले में मुलाकात की थी, जिसमें इन बातों की जानकारी दी गई थी। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के विस्तारीकरण का मामला भी अब तक लंबित है, जबकि इसका राष्ट्रीय तय उत्पादन औसत मानक 75% अधिक है। वर्तमान सरकार ने भी साल 2023-24 में टीवीएनएल विस्तारीकरण को आम बजट में स्वीकृति दी थी। इसके बाद भी इस पर अब तक कोई पहल नहीं की गई। जानकारी हो कि विस्तारीकरण योजना के तहत टीवीएनएल में 600 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित किया जाना है। टीवीएनएल का प्रस्तावित विस्तारीकरण सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का सैद्धांतिक स्वीकृति वर्ष 2016 में ही झारखंड कैबिनेट से प्राप्त है। वर्तमान सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के आम बजट में भी टीवीएनएल का विस्तारीकरण करने की योजना पर स्वीकृति दी गई है। तेनूघाट बांध प्रमंडलीय कार्यालय की ओर से बोकारो स्टील सिटी की जलापूर्ति में 25% कटौती कर दी गई है। 1 अगस्त से ये कटौती जारी है। विभागीय आदेश के बाद तेनूघाट बांध प्रबंधन की ओर से इस पर निर्णय लिया गया। इसके पहले तेनूघाट बांध प्रमंडलीय कार्यालय की ओर से बीएसएल को पत्राचार कर चेतावनी दी गई थी, जिसमें जलापूर्ति बंद करने की बात कही गई थी। नोटिस में बोकारो स्टील सिटी प्रबंधन को जलापूर्ति की बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान करने की बात कही गई। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने बीएसएल, टाटा समेत बड़ी कंपनियों को आदेश जारी किया था। आदेश में सरकारी जलापूर्ति की बकाया राशि के भुगतान की बात कही गई थी, जिसके बाद विभाग की ओर से इस पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, अगर 15 अगस्त तक बीएसएल की ओर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो जलापूर्ति कटौती में वृद्धि की जा सकती है। विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी। जमशेदपुर में धूमधाम से मनेगा विश्व आदिवासी दिवस। देखिए, क्या है आदिवासी छात्र एकता की तैयारी। जमशेदपुर में विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर आदिवासी छात्र एकता तैयारी कर रही है। आदिवासी छात्र एकता के मुख्य संरक्षक जसाई मार्डी, संयोजक इंद्र हेमरम हरमोहन टुडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। आदिवासी बहुल देशों में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। विश्व में निवास करने वाले एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वें सदस्य देशों तक आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगा का संदेश पहुंचाना है। इस उद्देश्य से गोपाल मैदान में नगाड़ों की गूंज पर 9 अगस्त को जनसभा की शुरुआत होगी। जनसभा में संथाल, हो, मुंडा, भूमिज, उरांव, माहली सहित विभिन्न आदिवासी समाज के प्रखर विद्वान, छात्रों, सामाजिक नेता एवं बुद्धिजीवी आदिवासियों के दशा एवं दिशाओं पर विचार रखेंगे। इस अवसर पर आदिवासी वेशभूषा, खान पान, आदिवासी साहित्य एवं पुस्तक के साथ आदिवासी पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए 25 पक्का स्टॉल लगाए जा रहे हैं। जमशेदपुर में लूटकांड मामले का उद्भेदन। पुलिस ने लूटकांड मामले में संलिप्त 7 आरोपियों को दबोचा।
यह बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने मानगो और बोडाम थाना क्षेत्र में डॉक्टर से हुई मोबाइल और पैसे लूटकांड के मामले में कुल 7 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटे गए 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामले में सिटी सह ग्रामीण एसपी रश्भ गर्ग ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। इसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी रश्भ गर्ग ने कहा कि जमशेदपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और अपराध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव पहुंचे। एमजीएम अस्पताल में खराब व्यवस्था पर भड़के स्वास्थ्य सचिव, लगाई फटकार। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव आज अचानक एमजीएम अस्पताल पहुंच गए। एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड समेत तमाम विभागों का निरीक्षण किया। अस्पताल में प्रधान स्वास्थ्य सचिव को देखकर अफरा तफरी मच गई। प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार मंगलवार को अचानक जमशेदपुर स्थित एमजीएम पहुंचकर अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियां पाईं। इसके बाद वे अधीक्षक और उपाधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। वहीं प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने एमजीएम अस्पताल में बना रहे नई बिल्डिंग को भी देखा। मीडिया से बात करते हुए प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने कहा कि अस्पताल में काफी खामियां हैं, पर इसे दूर करने की जरूरत है। राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल के रखरखाव के लिए पैसा भी भेजा जा रहा है, इसके बाद भी व्यवस्था खराब है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो कई विभाग पर कार्रवाई भी हो सकती है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना। गिरिडीह में सर्वर समस्या पर कल्पना सोरेन ने कहा, समस्या से सीएम को कराया गया अवगत, जल्द होगा समाधान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर है। इस योजना को लेकर मंगलवार को जिले के पंचायत सचिवालय तेलोडीह में आयोजित शिविर में गांडेय विधायक कल्पना सोरेन पहुंची। उनके साथ गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह, युवा उपाध्यक्ष फरदीन अहमद भी मौजूद थे। कार्यक्रम में तेलोडीह मुखिया सब्बीर आलम और पूर्व मुखिया रिजवाना खातून ने विधायक कल्पना सोरेन का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन ने शिविर में आए लोगों से बातचीत करते हुए उनकी परेशानियों को समझी और सीएससी के सभी ऑपरेटर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्वर की समस्या पर कल्पना सोरेन ने कहा कि इस समस्या से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया है। आशा है कि आज शाम तक सर्वर की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वैसी महिलाएं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है मगर उसके पति का नाम राशन कार्ड में है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस शिविर को सफल बनाने में मुखिया शब्बीर आलम, पंचायत सचिव शाजेब शमीम, पूर्व मुखिया रिजवाना खातून सहित अन्य कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजारीबाग के बरही में स्टील एंड एलॉय प्लांट में जोरदार विस्फोट, 7 मजदूर घायल, 1 की मौत। यह बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बरही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय प्लांट में ब्लास्ट होने से 7 मजदूर बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा के निर्देश पर चिकित्सकों के द्वारा बेहतर उपचार किया गया। इसके बाद 4 घायलों को रांची के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बरही विधानसभा क्षेत्र के पवनपुत्र स्टील एंड एलॉय प्लांट में विस्फोट होने से 7 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। सभी को तत्काल हजारीबाग शहर के आरोग्यम अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा के निर्देश पर चिकित्सकों के द्वारा बेहतर इलाज किया गया। इसके बाद 4 घायलों को रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं एक मजदूर नरेंद्र कुमार का इलाज आरोग्यम अस्पताल में चल रहा है। इसमें एक मजदूर जितेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। राजू, राजेश, शैलेश एवं रामदेव को रांची रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर
पूरा अस्पताल मजदूरों की सेवा में समर्पित नजर आया। चिकित्सक व अस्पताल के कर्मचारी सभी कर्मठता से सेवा में समर्पित नजर आए। जानकारी के अनुसार प्लांट की चिमनी में दोपहर करीब 12 बजे के आसपास धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि वहां काम कर रहे मजदूर हवा में दूर तक उछल गए। सभी 80 से 90% झुलस गए थे। बरही में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ज्याडा की ओर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अस्पताल में मजदूरों का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव के साथ कई समाज सेवी गण मौजूद हुए। ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ब्लास्ट कैसे हुआ, इसके बारे में फिलहाल प्लांट की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा ने बताया कि बेहतर इलाज के बाद सभी मजदूरों को रांची रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक जितेंद्र कुमार के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वहीं घायल मजदूरों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। अस्पताल में पूरी निष्ठा के साथ हर बार की घटना की तरह इस बार भी बेहतर सेवा प्रदान की है। बोल बम के नारों से गूंज रहा कांवरिया पथ। बच्चा, युवक और वृद्ध बम की संख्या ज्यादा। कोई 2 साल से तो कोई 50 साल से कर रहा कांवर यात्रा। कहते हैं पूजा अर्चना की कोई उम्र नहीं होती है। यही कारण है कि सावन माह में देवघर आने वाले श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में बच्चा और बुजुर्ग श्रद्धालु भी बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे पिछले 2 बार से तो 76 साल के वृद्ध पिछले 50 सालों से लगातार बाबा का जलार्पण कर अपनी मनोकामना पा रहे हैं। सावन माह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देवघर के कांवरिया पथ पर कांवरियों का जन सैलाव उमड़ रहा है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में कई वर्गों में बाबा धाम पहुंचने वालों श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में वृद्ध श्रद्धालु भी पिछले 40 से 50 सालों से लगातार बाबा का जलार्पण कर अपनी मनोकामना पा रहे हैं। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम को कामना लिंग भी कहा जाता है। यही कारण है कि श्रावण माह में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलार्पण कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। कांवरिया पथ का नजारा देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा पीढ़ी से ज्यादा ऊर्जावान वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। बाबा की महिमा ही है कि 76 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद इनकी भक्ति और शक्ति में कोई कमी नहीं दिख रही है। ये वृद्ध पिछले 50 साल से कांवर यात्रा कर रहे हैं। वही कई ऐसे भी हैं जो पिछले 20, 30, 40 साल से कांवर यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। वृद्ध श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी अपने अभिभावक के साथ लगातार बाबा धाम पहुंचकर बाबा से मनोकामना मांग रहे हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे भक्तिमय वातावरण में श्रद्धा के साथ नाचते गाते और बोल बम का नारा लगाते हुए बाबा धाम आ रहे हैं। भक्तिभाव से की गई पूजा अवश्य सफल होती। यही कारण है कि अपने जीवन के 65 से 76 बसंत से ज्यादा देख चुके वृद्ध और 5 से 12 साल का बच्चा श्रद्धालु बाबा पर अटूट विश्वास रखते हुए सुल्तानगंज से गंगा का जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर कामना लिंग पर जलार्पण कर अपनी मनोकामना की झोली भरकर जाते हैं। देवघर में कांवरिया वेश में मोटरसाइकिल की चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। छानबीन में जुटी पुलिस। बाबा नगरी देवघर में बाबा की पूजा करने आए बिहार के खगड़िया के एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। काफी तलाशी के बाद जब बाइक नहीं मिला तो भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत नगर थाने की पुलिस से की है। वैसे बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि इन दिनों देवघर में मानसव्यापी राजकीय श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है और इसमें लाखों श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार देवघर पहुंच रहे हैं। कोई ट्रेन मार्ग से, कोई सड़क मार्ग से, तो कोई हवाई मार्ग से, तो कोई पैदल ही बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। सड़क मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोटरसाइकिल से भी देवघर पहुंच रहे हैं। इनमें से एक बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले राजा कुमार, जो BR 243957 नंबर की मोटरसाइकिल से देवघर पहुंचा था और जोसाघड़ी स्थित एक निजी होटल के बाहर अपना बाइक पार्किंग किया और होटल में आराम करने चला गया। सुबह जब अपने बाइक के पास आया तो देखा कि वहां से बाइक गायब थी।
काफी खोजबीन करने के बाद जब बाइक कहीं नहीं मिला तो भुक्तभोगी राजा कुमार ने इसकी शिकायत नगर थाना में दी है। शिकायत के माध्यम से राजा कुमार ने मोटरसाइकिल को जल्द खोजने की गुहार लगाई है। कांवरिया वेस में कैसे मोटरसाइकिल की चोरी चोरों द्वारा की जा रही है, इसका सीसीटीवी सामने आया है। यह सीसीटीवी में जो चोर है उसके द्वारा राजा की मोटरसाइकिल चोरी की है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं।